हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक हाजिर हूँ भूगोल की श्रृंखला का एक नया टॉपिक लेकर। आज हम बात करेंगे भारत के पठार के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बात की थी प्रायद्वीपीय भारत की पर्वतों के बारे में कि जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तथा एक्सेट्रा कहाँ पर स्थित हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि पठारों को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो मैं हाजिर हूँ उसके प्रायद्वीपीय पठारों के इस वीडियो को लेकर। दोस्तों, थोड़ा सा मैं पिछला आपको बताना चाहूँगा। मैंने बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत की अवस्थिति है वह अरावली पर्वत से, या कह सकते हैं राजस्थान के अरावली पर्वत से लेकर झारखंड की राजमहल की पहाड़ियों तक है। और अगर दक्षिण में बात की जाए तो इसकी अवस्थिति तमिलनाडु राज्य तक स्थित है, या ये कह सकते हैं कि इसकी त्रिकोणीय श्रृंखला प्रायद्वीपीय भारत को स्थापित करती है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में पर्वत तो आपने जान लिए हैं, आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में। तो दोस्तों, मैंने इसे कुछ भागों में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है, जिससे आपको पढ़ने में तथा समझने में आसानी होगी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय पठारों से लेकर एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कि कौन सा पठार किस राज्य में स्थित है, या इसकी अवस्थिति किन किन राज्यों में स्थित है, अवस्थिति कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, MPPSC, SSC, व्यापम, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम है उनमें पठारों से संबंधित क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि एक बेहतर तरीके से और मैप के माध्यम से आपको पठारों की अवस्थिति समझाने की कोशिश करूं। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठारों को हम मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में या फिर इन 4 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें से पहला है पूर्वी पठार, अर्थात भारत का वह पूर्वी भाग जहाँ पे पूर्वी भाग जिसे हम पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। तो वहीं मध्य भारत का पठार, अर्थात जो मध्य भारत में स्थित पठार है उनको मध्य भारत की पठार की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों है दक्कन का पठार। दोस्तों, जो दक्कन का पठार है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको मैप में ध्यान देना होगा कि महाराष्ट्र से लेकर और तेलंगाना पठार की यह अवस्थिति पूरी दक्कन के पठार के नाम से जानी जाती है, क्योंकि दक्कन का मतलब होता है जो क्षेत्र ज्वालामुखी उद्गारों से निर्मित हो उसे हम दक्कन क्षेत्र कहते हैं, दक्कन ट्राइब कहते हैं। और दक्कन के पठारों के अंतर्गत निम्नलिखित पठार हैं, उनको देखेंगे कौन कौन से पठार हैं और उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, लास्ट में है काठियावाड़ का पठार। दोस्तों, काठियावाड़ का जो पठार है ये पूरी तरह से पश्चिमी पठार कह सकते हैं, पश्चिमी भाग में आता है, जिसकी अवस्थिति गुजरात के पास स्थित है। इसको हम काठियावाड़ पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जैसे गिर अभयारण्य वगैरह सब इन्हीं पठारों में स्थित है। दोस्तों, मैंने बात की है पठारों की, तो सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि पठार कहते किसे हैं। तो दोस्तों, धरातल का वह भाग जो पृथ्वी से उठा हुआ ऊपर की ओर समतल होता है वह पठार कहलाता है। अगर आपको नक्शे में, मैप में पठार की स्थिति देखनी हो तो हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी की उच्चावच की वह स्थिति जो ऊपर की ओर समतल भाग लिए स्थित हो वह कहलाता है पठार। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसी आकृति है, तो यह आकृति पर्वत को डिनोट करती है, पर्वत को डिफाइन करती है, क्योंकि इसकी जो ऊपर की आकृति है, श्रृंखला है, यह नुकीली है, शिखरनुमा है। शिखरनुमा आकृति हमेशा पर्वत की होती है, और जो ऊंचाई में जाने के बाद उनका ऊपरी भाग समतल होता है वह पठार कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको पठार समझ में आ गया होगा। इसे पहचानने का सीधा तरीका है कि अगर पृथ्वी से उठा हुआ कोई भी भाग, उसका ऊपरी भाग समतल है, बराबर है, तो वह पठार कहलाएगा। यदि उसका भाग समतल नहीं है, नुकीला है, शिखर लिए हुए, तो वह पहाड़ या पहाड़ी कहलाते हैं। ठीक है ना। पहाड़ पहाड़ी का एक विस्तृत रूप है, उससे थोड़ा ऊंचा होता है, उसको हम आगे क्लियर करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रायद्वीपीय पठार में पूर्वी पठार के बारे में। दोस्तों, इस पठार में, पूर्वी पठार में मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के पठार आते हैं, जिनमें से पहला पठार आपका बघेलखंड का पठार। दोस्तों, बघेलखंड का पठार हमारे मध्य प्रदेश के नक्शे में अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में स्थित है। ठीक है ना। तो अगर नक्शे में बात की जाए तो ये रही उसकी अवस्थिति बघेलखंड के पठार की, जो कि
मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो आपका सतना, रीवा और जितना भी इधर के क्षेत्र हैं पूर्वी वाले सारे क्षेत्र लगभग बघेलखंड के पठार के हिस्से में आते हैं और इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ की ओर पलायन कर जाता है, यह कह सकते हैं छत्तीसगढ़ की ओर तक विस्तृत है। उसके बाद है दंडकारण्य का पठार। दोस्तों जो दंडकारण्य का पठार है यह मुख्य रूप से इसकी अवस्थिति की अगर बात की जाए तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा इसकी भौगोलिक विस्तार की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के अलावा यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों तक ये फैला हुआ है। दरअसल दंडकारण्य का पठार ऐसा पठार है जो कि खनिज संपदा से तो परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे अधिकांश आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं और इस क्षेत्र में जंगलों की अधिकता ज़्यादा है। दोस्तों ये है दंडकारण्य जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। उसके बाद दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। आप जानते हैं छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे श्रेष्ठ पठारों में से एक है। इसे रूर ऑफ द वर्ल्ड भी भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोयले के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं और वह कोयला उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। आइए दोस्तों देखते हैं छोटा नागपुर का पठार की अवस्थिति कहाँ है। तो दोस्तों लगभग संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार पे स्थित है। दोस्तों इन पठारों से कोई ना कोई खास नदियाँ निकलती हैं। जैसे अगर छोटे नागपुर की बात की जाए तो छोटा नागपुर के पठार के पास से दामोदर नदी निकलती है जो कि आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दोस्तों अगर अवस्थिति की बात की जाए तो छोटा नागपुर का पठार, इसकी अवस्थिति उड़ीसा, मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं मेघालय का पठार। दोस्तों जो ये मेघालय का पठार है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेघालय के पठार में ही गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। जो कि एक स्थान है यहाँ पे चेरापूंजी और मासिम राम। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होने का रिकॉर्ड हमेशा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों इस क्षेत्र को मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भाग आपको लग रहा होगा कि ये भारत से कटा हुआ प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कैसे हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि यह क्षेत्र पहले प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था, जो आगे चलकर धीरे धीरे कालांतर में इससे अलग होकर और यहाँ पहुँच गया। अगर यह इसकी पोजीशन यहाँ पे थी तो इससे कट के धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, इस भाग में, और इसे मेघालय के पठार की संज्ञा दी गई। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले यह प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग था, जो कि स्थानांतरित होते होते कहाँ पहुँच गया, भारत की पूर्वी स्थिति में पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चार पठारों की अवस्थिति समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे मध्य भारत के पठार की। दोस्तों इनमें से चार मुख्य पठार कौन कौन से? मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने नक्शे में इसे दर्शाया हुआ है। मेवाड़ जो ये क्षेत्र है राजस्थान का क्षेत्र, मेवाड़ दरअसल एक मालवा के पठार का उप पठार है, जो कि मालवा से ही लगा हुआ राजस्थान की तरफ विस्तृत है। ठीक है ना? तो मेवाड़ के पठार की अवस्थिति राजस्थान में है, तो वहीं मालवा का पठार जो कि काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक जाना जाता है, मध्य प्रदेश का अधिकांशतः पश्चिम भाग मालवा का पठार ही कहलाता है। इंदौर और धार, झाबुआ जितने भी क्षेत्र हैं सब आपके मालवा के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए बेहतर तरीके से जाना जाता है और इसमें अब आप यह समझ सकते हैं कि जहाँ पे काली मिट्टी होगी वहाँ पे फसलों की गुणवत्ता क्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो मालवा का पठार है, इस पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी सिगार है। ओके दोस्तों, तो ये बात हुई मेवाड़ के पठार और मालवा के पठार की। मालवा के पठार का ही विस्तृत रूप मेवाड़ का पठार है, जो कि राजस्थान की ओर जैसलमेर तरफ विस्तृत है।
और मालवा का पठार लगभग आधा पश्चिमी मध्य प्रदेश। अगर मैं मध्य प्रदेश का वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपको ये क्लियर समझाऊंगा कि मालवा के पठार की एग्जैक्ट अवस्थिति मध्य प्रदेश में किस तरह है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों क्षेत्रों का, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग जो झांसी ललितपुर वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का सागर, टीकमगढ़ आदि क्षेत्रों को मिलाकर जो पठार बनते हैं वह है आपका बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही आता है। यह पठार जनरली बीहड़ों के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेतवा आदि नदियाँ मिलकर खड्डों का निर्माण करती हैं, जिसको बीहड़ के नाम से जाना जाता है और बीहड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। चंबल आदि क्षेत्र इन्हीं में पड़ते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं। और अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो इसकी सर्वोच्च चोटी को सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों, मैंने अभी बघेलखंड का पठार आपको बताया ही है, बघेलखंड का पठार जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं रीवा पन्ना का पठार, जो हमारा सतना रीवा या पन्ना का क्षेत्र है। बुंदेलखंड के पठार का ही एक उपभाग ही रीवा पन्ना का पठार कहलाता है, जो कि बीहड़ों से कम लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें भी उच्चा बचा आपको दिखाई देंगे इन पठारों में, इसलिए इसको अलग से डिवाइड कर दिया गया है रीवा पन्ना के पठार के नाम से, जिसमें आपको केन नदी और बीहड़ नदी आदि नदियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, दक्कन के पठार की बात करते हैं। दक्कन के पठार के लिए मैंने आपको बताया है अभी कि दक्कन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कि ज्वालामुखी उद्गारों से निर्मित हुआ है प्राचीन काल में, ठीक है ना। तो ये अवस्थिति जो है लगभग दक्षिण भारत, जिसमें आपके तेलंगाना का पठार, कर्नाटक के पठार, महाराष्ट्र का पठार और तमिलनाडु के पठार आदि स्थित हैं, इसे हम दक्कन के पठार की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों, ये भाग देखिए जो आपका कोंकण तट है। अभी मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा द्वीप और तटीय क्षेत्रों का, उसमें तटीय प्रदेशों के बारे में बताऊंगा कि किस तटीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो जो यह भाग है हमारा कोंकण तट, इस संपूर्ण भाग को महाराष्ट्र के पठार के भागों में या महाराष्ट्र के पठार में बांट दिया गया है। महाराष्ट्र का पठार केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है, लगभग अधिकांश महाराष्ट्र को कवर करता है। उसी के दक्षिण भाग में कर्नाटक राज्य जहां पर है, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग को मिलाकर कर्नाटक के पठार को बनाया गया है या इसकी अवस्थिति यहाँ पे है। दोस्तों, कर्नाटक का पठार और महाराष्ट्र का पठार याद रखिएगा। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियाँ इन्हीं पठारों पर स्थित कुछ चोटियों से, कुछ शिखरों से निकलती हैं, जैसे कावेरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी नदी। अभी मैं नदियों का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उनकी उत्पत्ति, उनका समागम सब कुछ आपको बताऊंगा कहाँ पर है एग्जैक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि महाराष्ट्र के पठार या फिर दक्कन के पठार से ही अधिकांश दक्षिण भारत की नदियाँ निकलती हैं, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात की जाए कर्नाटक के पठार में, तो कद्रेमुख वगैरह यहाँ पे इसकी कुछ चोटियाँ स्थित हैं जो कि इसको विशेष बनाती हैं। अगर महाराष्ट्र के पठार की बात किया तो मैंने कालसूबाई के बारे में जो जिक्र किया था, यहाँ पे मैं उसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कालसूबाई। उसी प्रकार दोस्तों, कर्नाटक के पठार के दक्षिण में, इस पठार के दक्षिण में अगर बात किया तो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उसे एक सेपरेट क्षेत्र बना दिया गया है, उसे तमिलनाडु के पठार के नाम से जाना जाता है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। उसी को कुछ भाग को लेकर नीलगिरी आदि पर्वतों को मिलाकर यहाँ पे पठार को बनाया गया है, जो कि तमिलनाडु के पठार के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, अंत में मैं बात करूँगा काठियावाड़ का पठार। दोस्तों, यह जो पठार है गुजरात या भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर गुजरात की बात की जाए तो काठियावाड़ के पठार के उत्तर की ओर जाने पे यहाँ पे आपको मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, थार का मरुस्थल जो है भारत के पश्चिमी भाग कह सकते हैं, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और लगभग अधिकांश पाकिस्तान में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। थार के मरुस्थल में दक्षिण में ही गुजरात में काठियावाड़ का पठार है, जो एक तरह से कह सकते हैं दलदली पठार है। यहाँ पे दलदली भूमि की अधिकांश मात्रा पाई जाती है, जैसे गिर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह यहाँ पे स्थित हैं, जो कि आप जानते हैं काफ़ी फेमस है। और
काठियावाड़ का पठार, इसके बारे में कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। यह एक दलदली पठार है, दलदली भूमि में स्थित है, आप इसे कह सकते हैं दलदली क्षेत्र यह ज़्यादा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे शॉर्ट वीडियो में आपको पठार तथा उनकी भौगोलिक स्थिति को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभिषेक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हाजिर होऊंगा, जिसमें आपको भारत के द्वीपीय प्रदेश एवं तटीय प्रदेशों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।